गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मित्रों बाल विकास के टॉप क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ में ये लाइव क्लासेस है, लाइव टेस्ट है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर देना है। 5 सेकंड बाद मैं आपको आंसर दूंगा, तो इससे एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में। तो फिलहाल हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ाना 11 बजे हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस होती है, अटेंड जरूर किया करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना। माता रानी की कृपा इसी से आती है, ठीक है। तो पहले लाइक कर दो, फिर मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो ये तो आपने देख ही लिया होगा। चलते हैं, आंसर दीजिए, किसने दिया? तो 4 ऑप्शन तो ये दिए ही हुए, जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो बेटा ध्यान से सुनो, इसमें तुमको दिया गया है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगा अभी आपको ना। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो आप सभी को पता है, कोहलवर्ग जीता था। तो कोहलवर्ग बोला हूँ, कोहलर का था। तो कोहलर जो था, जिसने याद करो वन मानुस चिंपॉन्जी पर प्रयोग किया था, जिसका नाम सुल्तान था। तो वो एक गेस्टाल्टवादी थे। वो क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे। आपने कोहलर, वर्दीमर, कोफ्फा 3 के नाम सुने होंगे और लेविन का नाम भी सुना होगा, है ना। गेस्टाल्टवाद क्या है? एक जर्मन शब्द है, याद रखना। कैसा शब्द है बेटा? एक जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक आकृति को पूर्णता या समग्रता के रूप में लेना। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? एक आकृति को पूर्णता या समग्रता के रूप में लेना। और कोहलर ने तो पता ही था प्रयोग किया था। तो ये कुल मिला के इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। तो याद रखना, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? एक आकृति को पूर्णता या समग्रता के रूप में लेना, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। एंड ऑप्शन डी पिछले सीखे हुए को नए आयाम से अलग करती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। हमने क्वेश्चन पूछा था सीखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन का यदि मैं एक जनरल मीनिंग बताऊं तो किसी कार्य को करने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। इसमें एक प्रक्रिया होती है जो सीखने वाले की जो आंतरिक ऊर्जा है, जो अंदर से ऊर्जाएं होती हैं, उनको क्या करते हैं? पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न लक्ष्यों की ओर हम निर्देशित करते हैं। जैसे आप ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दे रहे हो, अंदर से जब तक मोटिवेट नहीं होगे, डैम श्योर आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो चीज़ सीखना, मोटिवेशन अंदर से आता है। तो क्या करना? एक तरीके से रुचि का विकास करती है बेटा। क्या करती है? रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? या नहीं पूछा, याद रखना, ठीक है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। ऑप्शन बी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन सी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी जल्दी रटने की क्षमता रखता है। एंड ऑप्शन डी वह जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा बता रहा हूँ। देखो, जो बुद्धिमान बच्चा होता है, पहली बात तो वो अमूर्त रूप से सोचता है। वो हर कहीं अपने आप को नए परिवेश में समायोजित कर लेता है। और वह जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता करता है। मतलब बुद्धिमान बच्चा जो होता है वो हर कहीं पर एडजस्टेबल होता है और अपने हिसाब से वो कर लेता है। पर लेकिन तुम किसी चीज़ को रट्टा मार रहे हो, निबंधों को बहुत जल्दी रट्टा की क्षमता, ये कोई बुद्धिमानी के लक्षण नहीं है। भले ही तुम बोलते हो कि अरे हमको बहुत जल्दी याद हो जाता है ना, बट ये बुद्धिमानी के लक्षण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, अनुभविक।
क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुभाविक होगा। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आध्यात्मिक भी तो सीखने का क्षेत्र होता है, लेकिन मेन इसके ऑप्शन के हिसाब से अनुभाविक होगा। अनुभाविक क्यों होगा? क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम अपने व्यवहार में परिवर्तन पाते हो तो हमेशा कहीं ना कहीं वो अनुभव के परिणाम स्वरूप ही होता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, पहले अनुभव होता है उस चीज़ का, फिर तुम्हारे जो कैरेक्टर होता है उसमें चेंजेस आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अनुभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। कई बार आप भी बोर हो जाते हो। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, की होगा। देखो, जब तुम बार बार कार्य यांत्रिक रूप से करवाते हो तो एक तो वो अवैज्ञानिक होता है और वो एक अमनोवैज्ञानिक होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे में नीरसता आ जाती है, रुचि की कमी आ जाती है, जिससे बच्चा ऊबने लगता है। याद रखना। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? याद कर लो, हम आगे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन है समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन बी है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, ऑप्शन सी है प्राकल्पना का निर्माण, और ऑप्शन डी है प्राकल्पना का परीक्षण करना। क्या होगा राइट आंसर? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई भी समस्या के प्रति जागरूक होना उस समस्या समाधान का फर्स्ट चरण होता है। पहले मैं बताऊं, जिसमें आपका तार्किक चिंतन निहित होता है, और समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें 6 चरण होते हैं। याद रखना, तुमसे पेपर में पूछे कितने चरण होते हैं तो तुमको लगाना है 6 चरण होते हैं। फिलहाल फर्स्ट चरण कौन सा है आपका? समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो तुम पाओगे कि जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो सामान्य बच्चों के कंपेयर में अपने खुद के समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंशिक पुनर्वलन क्या होगा? सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होगा, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होगा, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त होगा, और पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये सीटीईटी कई बार रिपीट कर चुकी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, आंशिक पुनर्वलन सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि आप पाएंगे कि सतत पुनर्वलन के माध्यम से हम नवीन क्रियाओं को भी जन्म मिलता है। आंशिक मतलब बीच बीच में उस चीज़ को रिपीटेशन देना, जिससे वो चीज़ याद हो जाए। जैसे मैं बोलूँ, भाषा और विकास का सिद्धांत चॉम्स्की का है। भाषा और विकास का सिद्धांत चॉम्स्की का है। मैं बोलूँ जेड पीडी सिद्धांत वाइगोट्स्की का है, जो कि कहाँ के हैं? रूस के। तो बीच बीच में तुमको क्या मिल गया? पुनर्वलन मिल गया, तुमको चीज़ें याद हो गई। तो याद रखना, आंशिक पुनर्वलन ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू सतत पुनर्वलन की।
सारे रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः खाली स्थान होता है। यहाँ सारे रूप से अक्षम की बात करी है, डिस्ग्राफिया, डिस्मीथिया, डिस्कैलकुलिया और डिसलेक्सिया। बड़ा सिंपल है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्ग्राफिया। यू नोटिस वन थिंग कि डिस्ग्राफिया लिखने की प्रॉब्लम है। किसने की है? लिखने की एक समस्या होता है, जैसे बच्चा लिख नहीं पाता। तो जब शारीरिक अक्षमता होगा तो उसको सामान्यतः लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो याद रखना, इस वाले क्वेश्चन में लिखना नहीं आया, इसमें सारे रूप से अक्षम पूछा है। डिस्कैलकुलिया तो गणितीय होता है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को, ध्यान से सुनो, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। और जब विद्यार्थी या शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक से नहीं करना चाहिए। क्या होगा एक शिक्षार्थी को? देखो, इसका राइट आंसर है जाएगा ही हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोल रहा है कि जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे ठीक नहीं करना चाहिए। मतलब कि जब बच्चा अपने विचार रख रहा हो तो बीच में आपको उसको टोकना नहीं है, पहले उसके विचारों को सुनना है। तो ये एक टीचर को करना चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रश्मि परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पांव हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, ऑप्शन है, वह शायद अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। ऑप्शन बी, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। ऑप्शन सी, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। एंड ऑप्शन डी है, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वो उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव से बहुत कठोर है। देखो, यू नोटिस तुमने किया होगा कि तुम जब एग्ज़ाम में जाते हो तो तुम्हारे साथ भी यह होता है। जैसे तुम ग्रेड 3 के एग्ज़ाम में जाओगे तो आई थिंक स्वाभाविक है, क्योंकि तुम पढ़ के जा रहे हो। जब तुम पढ़ के जा रहे हो तो ध्यान से सुनना, एकदम से सडनली होता क्या है कि तुम्हारे अंदर जो अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना, मतलब एक जो टेंशन होती है वो तुम सामना नहीं कर पाती क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो एकदम से तुम्हारे संवेग में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं जिनका आप सामना नहीं कर पाते हो। तो याद रखना, ऑप्शन ए ही इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ सत्य बताना है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे में के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं और सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। देखो, इसका जो राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, 50-50 तो गलत है। 50-50 इसलिए गलत है क्योंकि आनुवांशिकता से हमें क्या मिल रहे हैं, विकसित होने की मात्र क्षमताएं मिलती हैं, है ना। पर इन क्षमताओं का विकास हमको हमेशा वातावरण से मिलता है, याद रखना। तो आनुवांशिकता हमें क्या देती है, एक तरीके की कार्यशील पूंजी देती है और परिस्थिति हमें इसके निवेश करने के अवसर प्रदान करती है। मतलब कि याद रखना, तुम्हारे अंदर जो क्षमताएं हैं, ठीक है,
विकसित होने की क्षमता बस देती है अनुवांशिकता, लेकिन उनका जो विकास हो रहा है वो पर्यावरण से होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा कि समवयस्क और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। याद रखना, यही तुम्हारा कथन सही है। ठीक है, हाँ जैसे सी है ये तो सही है ना, सत्य है, गलत है ये, एक साथ परिचालित नहीं होती हैं, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी तुम लोग परेशान मत हो, जो राइट आंसर है वही मैं दूंगा, ठीक है, जो बुक्स के अकॉर्डिंग ही राइट है मैं आंसर वही दूंगा। कई बार क्या होता है, कई यूट्यूब चैनल्स पे थोड़े से अलग अलग के कारण कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बाल विकास में, लेकिन मैं आपको वही आंसर दूंगा जो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ऑप्शन बी है, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। ऑप्शन सी है, वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। एंड ऑप्शन डी इज, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। क्या सही है राइट आंसर? देखो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्यों जाएगा? तुम नोटिस करना कि जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो प्रत्येक चीज में न केवल आसान है बल्कि मानसिक सीमा की परिधि में है। किंतु आपने ये नोटिस किया होगा, कभी कभी जो बच्चा होता है उच्च गर्व की अवस्था में छोटी छोटी चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो निम्न श्रेणी भी पा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। चलते हैं, दो क्वेश्चंस को और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योज्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर और केवल निर्योज्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने। यहाँ समावेशन वर्ड पर जोर दिया गया है। देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। सी क्यों जाएगा? सुनो, सी इसलिए जाएगा आपने समावेशी शिक्षा पढ़ा होगा। समावेशी शिक्षा मतलब कि एक ही क्लास में सभी प्रकार के बच्चों को बैठा के पढ़ाना, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, या वो सामान्य हो, या फिर पिछड़ा हो। तो ये होता है मेन रीज़न। तो उसमें साफ दिया हुआ कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, है ना, तो विशेष श्रेणी में सभी आ जाते हैं, बता दूं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता, संज्ञान भावना, या फिर तनाव विलोपन। इसका राइट आंसर होगा, चलो सबने आंसर दे दिया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि जो तनाव प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, भावनाओं और किसी विषय वस्तु को जो संज्ञान में लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। क्या करता है? तनाव। परीक्षा में जो तनाव निष्पत्ति में हम संज्ञान भावना संबंध स्पष्ट होता है, अतः तनाव प्रत्यक्ष रूप से संबंध को प्रभावित करता है। तो इसमें याद रखना है आपको संज्ञान भावना, ठीक है, इसको वर्ड को याद रखना। संज्ञान भावना को परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करने वाला कारक मान सकते हो। तो फिलहाल वीडियो कैसा लगा आप प्यारा सा कमेंट हमारे लिए लिख सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक पर भी लाइव क्लासेस चलती है जो टोटल फ्री ही है, और नोट्स चाहिए है तो आप मुझे 8871 पर मैसेज करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन इसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा मात्र
100 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे और आपको नोट्स मिलेंगे पर डे हर सब्जेक्ट के। तो फिलहाल यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उस पर मैसेज करके क्यूरी ले सकते हो, या फिर मुझे फेसबुक को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और रोजाना 11 बजे हमारे चैनल पे आके लाइव क्लास ज़रूर लें। मिलते हैं कल 11 बजे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।